नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल RGS एकेडमी पर। हमारे चैनल नहीं, आप सभी के चैनल RGS एकेडमी या RKGS एकेडमी पर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं उपस्थित हुआ हूं, कहने का मतलब यह है कि एक मुद्दा लेकर के, और उस मुद्दे के अंतर्गत हमारे 7 फैक्ट आ जाते हैं। ठीक है, पहले इन 7 फैक्ट की तरफ जाने से पहले मैं कुछ चीज़ों पर चर्चा करना चाहूँगा जो कि बहुत ही IMP है और वो चर्चा उस पर करी ही जानी चाहिए। जैसे कि मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों के बीच चर्चा का विषय हो जाता है, वीडियोस आते हैं वगैरह वगैरह कि जाड़े में कैसे पढ़ाई करें, गर्मी में कैसे पढ़ाई करें, बरसात में कैसे पढ़ाई करें, या इन सीजनों में कैसे कंसंट्रेशन हमारा बना रहे। तो देखिए, मेरे हिसाब से असल में मसला, असल में समस्या, असल में मुद्दा, या हम कह सकते हैं असल में विचारणीय जो विषय है वो ये नहीं है कि हम जाड़े में कैसे पढ़ाई करें, गर्मी में कैसे पढ़ाई करें, या हमारा कंसंट्रेशन हम अपना कैसे बनाएं। ये मेन मुद्दा नहीं है, ना तो ये मेन समस्या है। जाहिर सी बात है, जाड़े में कैसे पढ़ेंगे, जाड़े में गर्मी वाले कपड़े पहनकर तो पढ़ेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, क्या करेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे, ब्लोअर का प्रयोग करेंगे, रूम हीटर का प्रयोग करेंगे, मतलब जिससे हमारी ठंडी दूर हो और जिससे सामान्य तापमान पे हमारा शरीर बना रहे ताकि हम पढ़ सके। ठंडी लगेगी तो हमारी पढ़ाई हो नहीं पाएगी। वही बात आती है गर्मी के लिए। गर्मी में हम कंबल ओढ़ करके तो पढ़ाई करेंगे नहीं। गर्मी में क्या करेंगे, गर्मी के दिनों वाले कपड़े ही पहन करके पढ़ेंगे। पंखा चलाएंगे, पंखे का प्रयोग कर सकते हैं, कूलर का प्रयोग कर सकते हैं, हमारी क्षमता है तो AC का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये सारी समस्याएं मेरे हिसाब से नहीं है। समस्या जो मेन है प्रतियोगी छात्र की या एकेडमिक छात्र की भी कह सकते हैं, किसी भी छात्र की, वो मेन समस्या, मेन मुद्दा, मेन मसला जो है वो ये है। इस पे विचार होना चाहिए। इन समस्याओं पर, इन मुद्दाओं पर, या हम कह सकते हैं इन मुद्दों पर, सॉरी, या इन प्रश्नों पर हमारा विचार होना चाहिए। और हर एक छात्र, हर एक प्रतियोगी छात्र जो तैयारी करने के लिए जा रहा है, किसी भी एरिया में तैयारी करने के लिए जा रहा है, मैं नहीं कहता IAS PCS की तैयारी हो या IIT की तैयारी हो या नीट की तैयारी हो, कैट की तैयारी करना चाहता हो, या हम कह सकते हैं कि छोटे एग्जाम भी होते हैं बहुत से, जैसे लेखपाल हो गया, SSC GD के थ्रू जो होता है, SSC होता है, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। तो तैयारी करने से पहले मेरे समझ से छात्रों के सामने जो प्रश्न उठता है, या हम जैसे लोग, या हम कह सकते हैं कि जो उनको शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं फिलहाल में, अगर उनके बीच विचार का जो मुद्दा होना चाहिए, जो प्रश्न होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। नंबर 1, पहला, प्रतियोगी की पारिवारिक स्थिति व वातावरण। ठीक है, हम तैयारी करने के लिए जाते हैं तो ये वाला जो फैक्ट होता है, हमारे परिवार की जो स्थिति है, परिस्थिति है, या हम कह सकते हैं जो वातावरण है, इसका प्रभाव हमारे करियर पर पड़ता ही पड़ता है। अगर कोई कहे कि नहीं पड़ता है तो मैं इसको नहीं मानता। और जो मैंने लिखा हुआ है इकोनॉमिकल, आर्थिक स्थिति, इसका प्रभाव सबसे मेन पड़ता है, क्योंकि आज के युग में शिक्षा भी बड़ी महंगी हो गई है, तो इसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। वो अलग बात है कि हम इससे कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ये हमारी अपनी खुद की सोच समझ या सुविधा अनुसार हम उसको करते हैं। तो जैसे क्या होता है कि क्या है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बन जाता है, IAS का लड़का IAS बनता है, PCS का PCS बनता है। मैं नहीं कहता कि ये 100% सत्य है, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो इसका प्रभाव पड़ता, इसका प्रभाव पड़ना हमारे करियर पे मतलब लाजमी है, सहज है, मतलब यूनिवर्सल फैक्ट है, पड़ता है। तो इन समझ ये वाली जो स्थिति है, ये वाला जो प्रश्न है, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। और हर प्रतियोगी छात्र को अपना करियर के चुनाव या करियर का चुनाव जब करने जा रहा है तो इसका भी ध्यान उसको रखना चाहिए, मेरी समझ से। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये उठता है, या ये है प्रतियोगी की बौद्धिक क्षमता अथवा मानसिक योग्यता। ये तो आपके करियर पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, क्योंकि हर छात्र की, हर प्रतियोगी छात्र की, हर अभ्यर्थी की मानसिक योग्यता, क्षमता एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रीम माइंडेड होते हैं, ऊपर की मलाई होते हैं, जिस भी एग्जाम में वो बैठ जाते हैं वो एग्जाम वो क्लियर कर ले जाते हैं।
ठीक है। क्यों क्लियर कर ले जाते हैं? क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता या मानसिक योग्यता काफी ऊपर लेवल की होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब 2-4 बार प्रयास करने के बाद उनको सफलता हाथ लगती है। कुछ लोग प्रयास करते हैं, नहीं सफलता हाथ लगती है। तो इसमें हो सकता है कि ये वाला फैक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हो। तो इस फैक्ट पर भी विचार विमर्श करना चाहिए अपने करियर के चुनाव से पहले, बहुत ही जरूरी है। ठीक। तीसरा है प्रतियोगी की रुचि या विशेषज्ञता। मैं कहता हूं कि आप कितने भी विद्वान हो, आप कितने भी माइंडेड हो, अगर आपकी उस विषय, उस क्षेत्र में रुचि नहीं है, या हम कह सकते हैं कि उस विषय में आपकी रुचि नहीं है, तो आप लाख प्रयास कर ले जाइए, आप वहां पे अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और आज के कंपटीशन के युग में 100% देना बहुत ही जरूरी है। आपकी सफलता की दर जो होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये वाला फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। तो अपनी रुचि के हिसाब से अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी रुचि के हिसाब से अपने कैरियर का चुनाव करेंगे तो उसमें आपको विशेषज्ञता हासिल हो जाएगी, और जब विशेषज्ञता हासिल हो जाएगी तो सफलता मिलना स्वाभाविक सी बात है। और चौथा प्रश्न जो आता है हमारे सामने वो है प्रतियोगी अथवा उसके परिवार की जोखिम उठाने की क्षमता। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि कई ऐसे एरियाज हैं मतलब कंपटीशन में, या हम नौकरी की तैयारी जब करते हैं, तो जैसे मान लीजिए बड़े एग्जाम की तैयारी जब कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें सफलता का जो दर होता है, सफलता की दर होती है वो थोड़ा कम होती है। आप सभी लोग आईएएस नहीं बन सकते, सभी लोग पीसीएस नहीं बन सकते। तो ये वाला फैक्ट भी हमारे माइंड में होना चाहिए, इस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए, चाहे वो छात्र हो, चाहे उसका परिवार हो, या उससे संबंधित कोई भी चीज हो। तो हम किसी चीज की जोखिम कितने दिनों तक उठा सकते हैं? साल भर उठा सकते हैं, 2 साल उठा सकते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो इस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए, या इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक। पांचवा है प्रतियोगी की उचित साधनों तक पहुंच। ये सारी चीजों के बाद हमारे सामने एक समस्या, एक प्रश्न उठ करके सामने आ जाता है कि आप कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं या पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो उसमें सबसे मेन भूमिका ये निभाता है कि हमारे पास उचित साधन होने चाहिए। उचित साधन का मतलब क्या हो गया? अध्ययन सामग्री, पाठ्य सामग्री, या हम कह सकते हैं प्राइवेट कोचिंग संस्थान, और मतलब हमारे रीडिंग से संबंधित जो सामग्रियां हैं वो हमारी एथेंटिक होनी चाहिए, एथेंटिक सोर्सों तक हमारी पहुंच होनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर पाएंगे यदि मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है कि हमको जाना है वाराणसी और हम बैठ गए बलिया जाने वाली गाड़ी में, तो वो हमको वाराणसी तो लेके जाएगी नहीं, लेके जाएगी बलिया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि उचित साधनों या एथेंटिक रिसोर्सेस हमारे पास होने चाहिए, ताकि हमारी थोड़ा सफलता की जो दर है वो मतलब बढ़ जाए। बढ़ जाए का मतलब क्या है? इसलिए मैं बढ़ जाना शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि सफलता किसी की बपौती नहीं है। ये तो आपके मेहनत, आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है, और कोई जरूरी नहीं है कि हम जिस एरिया में जा रहे हैं सफल ही हो जाए। पांचवा फैक्ट, छठा फैक्ट जो उठता है, प्रतियोगी की लक्ष्य प्राप्ति के प्रति गंभीरता, गति, दिशा व मार्गदर्शन। ये भी बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं है तो विश्वास मानिए आपका सफल होना एकदम से क्लियर, मतलब आपका सफल होना मतलब कहीं से भी क्लियर नहीं है। आप असफलता ही हाथ लगेगी। अगर आपकी गति का मतलब क्या हो गया कि जैसे बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं 1 साल में अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं, कुछ लोग 6 महीने में कर लेते हैं, कुछ लोग 2-4 साल लगा देते हैं प्रिपरेशन करने में, तैयारी करने में। तो ये गति जो होनी चाहिए, एक निश्चित गति भी जरूरी होती है आपके करियर के हिसाब से। ये भी दिशा व मार्गदर्शन, ये तो बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके चयन में, आपके सफलता में। आपकी दिशा सही होना चाहिए, और दिशा के साथ साथ मार्गदर्शन भी सही होना चाहिए। मार्गदर्शन का मतलब क्या हो गया कि जो अध्ययन सामग्री है या पाठ्य सामग्री है, या हम कह सकते हैं जो आपके टीचर्स हैं वो अनुभवी होने चाहिए, विशेषज्ञ होने चाहिए, और उनका जो मार्गदर्शन है, अगर अनुभवी होंगे, विशेषज्ञ होंगे, तो आपको सही मार्गदर्शन या उचित मार्गदर्शन मिलेगा, तो आपकी सफलता की दर जो है, प्रतिशतता, वो बढ़ जाएगी। ठीक है। और सबसे अंतिम प्रश्न जो हमारे सामने उठ करके हमारे सामने आता है, या हम लोगों के बीच विचार विमर्श का एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय मेरे समझ से होना चाहिए कि मान लीजिए अगर हम किसी एरियाज में, किसी भी कंपटीशन वाले एरियाज में मान लीजिए
हम किसी चीज की तैयारी करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो असफल हुए तो उसकी स्वीकार्यता, उसको स्वीकार करने की क्षमता हमारी और हमारे परिवार की भी अंदर कितनी है, ये भी बहुत मायने रखता है। मैं इस समस्या पर विचार करने की बात इसलिए, बौद्धिक वर्ग के बीच विचार विमर्श करने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कई ऐसे कंपटीटर हैं, बहुत से ऐसे छात्र हैं, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो असफल होने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं। और कई जगहों से तो समाचार पत्रों में हाल ही में सुनने को बहुत आया हुआ है कि छात्र सुसाइड तक कर लेते हैं, जो कि बहुत ही, कहने का मतलब क्या है, अब क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, कि मतलब दिल को, दिमाग को झकझोर देने वाली बात है। हमको समझना चाहिए, हमको ये समझना चाहिए कि यार अगर मान लीजिए हम इंजीनियर नहीं बने, हम आईएएस नहीं बने, हम पीसीएस नहीं बने, या हम कह सकते हैं कि हम डॉक्टर नहीं बने, या हम दरोगा नहीं बने, मतलब जो कुछ भी बनना है हम अगर नहीं बन पाए, तो क्या यहीं से सारी मतलब कहानी हमारा जीवन समाप्त हो जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से जो अब मान लीजिए असफल हुए, असफल होने के बाद उन्होंने फिर से प्रयास किया दूसरे एरियाज में, और उस एरियाज में अपना परचम लहरा रहे हैं, या कह सकते हैं कि अपना जो एरिया उन्होंने चुना हुआ था, उस जिसमें वो सफल होना चाहते थे, उससे ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ बहुत ही आईएमपी है, इस पर खूब विचार विमर्श होना चाहिए, मतलब जो बौद्धिक वर्ग है उसके बीच, और हम छात्रों, जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, उनको ये समझना चाहिए कि सब कुछ मतलब यही नहीं है, लाइफ यहीं पे खत्म नहीं होती है, इसके बाद भी एक स्वर्णिम भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। बस जरूरी ये है कि सही या उचित समय देख करके अपने हमारे जो साधन है उनका प्रयोग करके उस एरियाज में हम आगे बढ़ें। तो मेरी एक विनती है या दरख्वास्त है, मैं कह सकता हूँ आप सभी प्रतियोगी छात्रों से, कि अगर हमको किसी, मान लीजिए असफलता, हमको दोनों के लिए तैयार रहना है, सफलता असफलता दोनों के लिए तैयार रहना है। तो अगर असफलता हाथ लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ यहीं समाप्त। हो सकता है कि भगवान ने आपको उसके लिए नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए बनाया है, जिसमें आप और ज्यादा फेमस पर्सनालिटी बन सकते हो। तो अगर हम असफल होते हैं तो उसको हमको जनरली एकदम मतलब सामान्य तौर पर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। चलिए भाई, असफल हुए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है, चलिए हम दूसरे, मैं कहता हूं कि सिर्फ छात्र या प्रतियोगी को ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी इसको स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करके दूसरे एरियाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, और खुद छात्र को या प्रतियोगी छात्र को या किसी को भी जो इस तरह की तैयारी कर रहा है उसको मतलब पिछली बातें, मतलब कहते हैं ना, एक कहावत है कि मेरे दिमाग में फिलहाल आ नहीं पा रहा है इस समय, कि हाँ, गड़े हुए पे मिट्टी डाल, कहने का मतलब ये है। तो उसको आप भूल जाइए, भूल करके एक नई पारी की शुरुआत करिए, और हो सकता है वो पारी सेंचुरी वाली पारी हो आपकी, ठीक है। यही इन्हीं सब बातों पर मुझे थोड़ा विचार विमर्श करना था, और मेरा मतलब लक्ष्य है ये वीडियो बनाने का, कि इस वीडियो के माध्यम से छात्रों को शायद कोई अपनी समस्या समाधान करने में अगर सहूलियत महसूस होती है, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की और बात कुछ नहीं हो सकती है। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।